50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. How many notes of rupees 50 and 100 she received? So let the number of rupees 50 notes equal to X. Let the number of rupees 100 notes equal to Y. और पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? X plus Y is equal to 25. इसी पर ना एक केस स्टडी भी थी, वो भी मैं आपको करवा दूंगी, 23 के किसी और सेट के पेपर में आई हुई थी, ठीक है। और इसके बाद उसने कहा हुआ है दैट शी विड्रॉ 2000 रुपीज मॉनेटरी वाइज, मनी वाइज उसने वैल्यू वाइज 2000 विड्रॉ किए हैं, तो उनकी इक्वेशन क्या बनेगी? 50x प्लस 100y इज 2000। अगर किसी को यहां पर ये चीज समझने में मुश्किल आ रही है तो वो बता सकता है दैट इफ आई हैव 50x notes of rupees 50, I have 50x in value, and y notes of rupees 100, so I have 100y in value, मिलाकर 2000 हो गए। सॉल्व हो गया सबको ये, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे, 50 से मल्टीप्लाई किया, 50x प्लस 50y विल बी इक्वल टू 1250, सब्ट्रैक्ट किया, यहां से 50y इक्वल्स टू 750, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 15। अगर y 15 है तो x कितना है? 10. So she got 10 notes of rupees 50, which will make it 500, and 15 notes of rupees 100, which will make it 1500। आंसर हमारा क्रॉस चेक भी हो गया, ठीक है। अब ये 5th क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको टैक्सी चार्जेस कहा था, या कहा जाता है सब्सिक्वेंट। लैंडिंग लाइब्रेरी का केस है। जो फाइन डिसाइड हो रहा है वो कैसे हो रहा है? दैट अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, लेट द फिक्स्ड चार्ज रुपीज एक्स। अच्छा, बेसिक वाला तो कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर, है ना? कोई है जो मैथ्स बेसिक लेगा? नहीं ना, अच्छी बात है, नहीं लेनी चाहिए। मैं पूछ रही हूँ कि प्रैक्टिस में उस हिसाब से दूंगी ना, फिर उनको डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे। तुम्हें भी बेसिक नहीं लेना, स्टैंडर्ड लेनी है। हाँ, स्टैंडर्ड वेरी गुड। बाकी तुम्हें तो आई एडवाइस स्टैंडर्ड ही लो। फिक्स चार्ज है एक्स, और जो पर डे चार्ज है, एडिशनल चार्ज है, उसको लिया बाय। तो उसमें लिखा हुआ है सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, लेकिन फर्स्ट 3 days के बाद एडिशनल चार्ज होगा। तो जो 27 रुपीज बना है वो कैसे होगा? एक्स, और बुक रखी थी उसने 7 days, तो पहले 3 दिन तो रख सकते हो, ठीक है। तो बाकी 4 दिनों के जो चार्जेस हैं उनको मिलाकर बन गए 27। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये केस स्टडी भी आई हुई है एज अ केस स्टडी, ये एडिशनल सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स में आया था। टैक्सी चार्जेस फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड सब्सिक्वेंट first 2 kilometers, and this y rupees for every subsequent distance kilometers so covered। समझ में आएगा? तो हाँ, माइनस करना है। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया था ना यहाँ पर, वो माइनस नहीं किया था, कहता बाद में रियलाइज किया वो सब्सिक्वेंट लिखा हुआ है और 2 किलोमीटर्स लिखा हुआ है, तो आई इग्नोर्ड इट। टैक्सी चार्जेस में वो क्वेश्चन आता है और वही सेम चीज है। और दूसरी चीज है, उसने 21 फाइन पे किया फॉर अ बुक केप्ट फॉर 5 days, तो पहले 3 दिन निकल गए, यही इक्वेशंस फॉर्म किए सबने, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे, ये हो गया यहाँ पर 6 और 2y, y की वैल्यू 3 आ गई, दैट वेरिएबल चार्जेस ₹3 पर डे, एंड द फिक्स चार्ज, तो 27 इज इक्वल टू 3 प्लस x प्लस 12, सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। सो फिक्स्ड चार्ज is ₹15, एंड पर डे चार्ज, एडिशनल चार्ज, जो भी आपने लिखना है उसको क्लियरली लिखकर ₹3, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया? तो आइडली तो आपकी एक्सरसाइज का चैप्टर खत्म हो चुका है बुक के हिसाब से, लेकिन पुरानी वाली एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं। फिर से समझाऊं, देख उसने लिखा है कि फिक्स चार्ज है एक्स फॉर द फर्स्ट 3 days। पहले 3 दिन आपने लाइब्रेरी ली से बुक ली, तो फर्स्ट 3 days आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। उससे लेट करते हो 3 days के बाद, या ऑन द 4th day आपको रिटर्न इट नहीं करते हो, तो उस दिन से चार्ज पड़ने शुरू हो जाएंगे। सो देर इज अ पर्सन हु केप्ट द बुक फॉर 7 days, 7 days का फाइन नहीं लगा उसको, उसने 7 दिन बुक अपने पास रखी, ठीक है। तो वो हम
अब ये तो होता नहीं है ना, हम जब लाइब्रेरी लिखती है, आपकी कार्ड में लिखा होता है तो आपका इशू डेट होता है, रिटर्न डेट का कॉलम खाली होता है। तो ये तो नहीं होगा ना कि 3 दिन के बाद की डेट डाले वो, तो इशू डेट लिखी होती है। सो इफ यू गो टू दैट लाइब्रेरियन अगेन, उसके पास जाते हो और आप कहते हो कि हफ्ता लेट आए हैं, तो वो आपकी इनिशियल डेट से काउंट करेगी, आप हफ्ता लेट हो, उसमें से 3 दिन माइनस किए जाएंगे। तो जो आपको फाइन लगा है वो 4 दिनों का लगा है, ठीक है। एंड फॉर अ बुक kept for 5 days, first 3 days are free, right? And for every day thereafter, 2 दिन फालतू है, तो इनको मिलाकर चार्जेस जो हुए हमारे पास 21, ठीक होगी। फर्स्ट 3 डेज का भी जो चार्ज है वो फिक्स्ड है, फर्स्ट 3 डेज का चार्ज फिक्स्ड है, उसके बाद रखोगे तो सब्सिक्वेंट वो आपको फाइन करते रहेंगे। तो हमारा है कि 15 दिन का, 3 दिन रखोगे 15 रुपीज आपको देना ही है, राइट। एंड देन अगर जितना भी लेट हो रहा है जितने दिन भी, उसका वाई पर डे है। क्लियर हो गया इतना। अब आ जाते हैं आपके, क्योंकि हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ही कर रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इनिशियली जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी कवर होंगी फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, जो डिलीटेड पोर्शंस है, पर ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, तक यहाँ पे ओपन होता है, ये आपके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स डिलीट हो चुके हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो डिलीट हो चुके हैं, वो सारे हमने क्वेश्चंस पहले कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद 2-3 कॉन्सेप्ट्स आपकी बुक के और हैं जो मुझे करवाने हैं, एंड देन थोड़े स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ही, एंड देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीट। कल आपका टेस्ट है, ठीक है। और इनको छोड़कर एनसीईआरटी बेस्ड और जो मैंने एक्स्ट्रा सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस करवाए हैं वो, और एबीसी वाला एक सिंपल सा क्वेश्चन दूंगी जिसे सॉल्व करना है, और ये वाले, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस नहीं, आज का जो काम है वो नहीं। From a bus stand in Bangalore, if we buy 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets to Yashwantpuram, the total cost is rupees 46. But if we buy 3 tickets to M and 5 to Y, total cost is 74. Find the fares from the bus stand to M and Y. ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट द फेयर टू प्लेस मलेश्वरम, ठीक है, फ्रॉम बस स्टैंड टू मलेश्वरम ₹X, let the fare to यशवंतपुरम बी ₹Y। समझ में आ गया। तो जैसे आपको लास्ट में कहा हुआ है ना फाइंड, आपका आधा तो क्वेश्चन यहीं से समझ में आता है कि हमने निकालना क्या है। तो जो आपको फाइंड कहा है उसी को आपने एक्स एंड वाई सपोज करना है। तो एक बस स्टैंड से एक प्लेस है मलेश्वरम, उसका चार्ज है ₹X, इतने की टिकट होगी, और यहां से दूसरी प्लेस पे है ₹Y। अब कहते हैं यहां पर आप इसकी लेते हो 3 टिकट्स और यशवंतपुरम की लेते हो 4 टिकट्स, नहीं 2 and 3, सॉरी। पहला हमें दिया हुआ है 2 tickets to M and 3 tickets to Y, 2 tickets to M and 3 tickets to Y। तो हमने टोटल कॉस्ट कितना आया 46। तो पहली इक्वेशन पता लग गई क्या बनेगी, 2x plus 3y is equal to 46। अब दूसरी वाली इक्वेशन बताओ, 3x plus 5y 74। तो देखो अब जो हमारा फोकस है वो इक्वेशन फॉर्म करने में है। आपकी 2 इक्वेशंस बन गए, उसके पास ये नहीं सोचते हो कि सॉल्व कैसे करना है। बात समझ में आई। तो मैंने एनसीईआरटी से अलग क्यों करवाया, बिकॉज आई वांटेड यू टू फोकस सोरली ऑन इक्वेशन फॉर्मिंग। सॉल्व हो जाती है, प्रैक्टिस की होती है, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आंसर आ गया 10 10।
आगे कर ले, और आगे कर। मैक्सिमम आंसर्स दिए हुए हैं तो आगे आगे सॉल्व कर सकते हो, जहां नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बता देते हो। ठीक है, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे बढ़ो। इनिशियल ये सारे आपके ना उसके ही हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी के। जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा समझने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करें अब इसको। जब हम सॉल्व करेंगे अब इसको, जैसे मर्जी सॉल्व करो। अब यहाँ पर ना ये नहीं कहा जाता सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन। तुम्हारे पास भी फोन नहीं है अभी? अच्छा, नहीं मतलब मैं प्रिंट कर देती आपके लिए। तो इंटू 3 इंटू 2। नेक्स्ट क्लास में ना बेटा प्रिंट करके ले आना इसको मेरे तो। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 138, और ये आ गया 6x प्लस 10y इज 148, माइनस माइनस माइनस। तो -5 -10, y की वैल्यू आ गई 10। तो जब y 10 है यहाँ पुट किया, 2x प्लस 30 इज 16, तो x कितना आ जाएगा? ठीक है, तो सबका सॉल्व हो गया ना। x की वैल्यू 8। अब यहाँ पर लिखना है देयरफॉर द फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू m इज ₹8, बस स्टैंड टू y प्लेस y इज ₹10। ठीक है, रुपीज जरूर लगाना है और लास्ट में वो 2 लाइन जरूर लिखनी है, एक नंबर है। ठीक है, अब आते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो जिनके भी पेरेंट्स ना अपने हॉस्टल के डेज सुनाते होंगे, वो कहते होंगे मेस के चार्जेस हैं, या अगर बड़े भाई बहन हॉस्टल गए हैं तो वहां पर होते हैं मेस चार्जेस, राइट? एंड दैट आर वेरिएबल ऑन द नंबर ऑफ डेज यू टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है हॉस्टल्स का। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक तो फिक्स होगा हॉस्टल चार्जेस, और जितने दिन आपने मेस यूज की है उतने दिन के आपको चार्जेस पे करने हैं पर डे के हिसाब से। तो कहा जा रहा है कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, she has to pay 1000 as hostel charges, total charges। ठीक है, whereas student B who's taken food for 26 days pays 1180 as hostel charges। ठीक है, सो लेट द फिक्स्ड चार्ज ₹X। समझ में आ गया ना कि एक फिक्स है। लेट द फूड चार्ज पर डे, चार्जेस फॉर फूड पर डे बी ₹Y। नंबर ऑफ डेज का है ना, तो पर डे चार्ज हो गया Y। So according to the question, it becomes when a student A has taken food for 20 days, तो फिक्स चार्ज तो पे करना ही है, चाहे वो 20 दिन हो चाहे वो 30 दिन हो। मंथली चार्ज तो है ही है अपना, प्लस 20 डेज का मतलब 20y, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 1000। दूसरे में है x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। इतना समझ में आ गया सबको? अब इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पर x डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। -6y इज -180, y इज 30, y 30 है, पुट किया here। सो x प्लस 600 इज 1000, तो x विल बी इक्वल टू 400। सो फिक्स चार्ज भी ₹400 एंड फूड चार्ज पर डे इज ₹30।
फिक्स चार्ज है ₹400, तो लिखना है लेट देयरफॉर द फिक्स चार्ज इज ₹400 एंड द फूड चार्ज पर डे इज ₹30। क्वेश्चन 3 तो कर लोगे, है ना? फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, क्विकली सॉल्व करो। लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x, लेट द डिनोमिनेटर इक्वल टू y। अब हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 3, let the numerator equals to x, let the denominator of the fraction equal to y। तो फ्रैक्शन हमारे पास है x अपॉन y, 1 is subtracted from the numerator, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 अपॉन y इज 1/3, 8 is added to the denominator, तो न्यूमरेटर को हम कुछ नहीं कर रहे, x अपॉन y प्लस 8 इज 1/4। समझ में आ गया सबको ये, है ना? तो इन इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। 3x माइनस 3 इक्वल टू y, और दूसरा आ जाएगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, तो 4x माइनस 8 इक्वल टू y। ठीक है ना? अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन भी कर सकते हो, बट जैसे भी क्वेश्चन दिया हुआ है आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। 3x माइनस 3 इज 4x माइनस 8, तो यहां से x आ जाएगा एज 5। इफ x इज 5, y इज, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y इज 20 माइनस 8, ये यहां से 15 माइनस 3, तो y विल बी इक्वल टू 12। ठीक है ना? तो आप देखोगे मेरा कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले है, आपकी इक्वेशंस फॉर्म होनी चाहिए। समझ में आ गई बात ये? तो therefore the fraction is 5 upon, therefore the fraction is 5 upon 12। क्वेश्चन नंबर 4 ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट सेशन में ना, 9th क्लास में केस स्टडीज में बहुत बार करवाया होगा। तो यश स्कोर्ड 40 मार्क्स, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हुआ करता था पहले। ठीक है, एनसीईआरटी में प्रॉपर ये क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नहीं है। और वो सारे एनसीईआरटी वाले पिछले क्वेश्चंस जो डिलीट हो चुके हैं, तो कहीं से अगर पुरानी एनसीईआरटी मिलती है तो जरूर ले लेना, जिसमें डिलीटेड पोर्शन नहीं है, बिकॉज वो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, बोर्ड में डाले हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो यश स्कोर्ड नहीं होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड तो कर ही रही हूँ। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, लूजिंग 1 मार्क। और बेसिक के पेपर में हुआ ऐसा कि एक क्वेश्चन चैप्टर सर्कल्स में से डिलीटेड है, मतलब उन्होंने एक्सरसाइज खत्म कर दी। बेसिक तो कहते हैं ना बुक से ही आएगा सारा, एनसीईआरटी के बाहर नहीं होगा, और वो डिलीटेड वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन डाला हुआ पेपर। बेसिक वाले में कह रहे स्टैंडर्ड में तो वो सॉल्व कर ही लोगे, और वो हम एक्स्ट्रा में करवाते ही हैं। बट अगर ऐसा भी हो रहा है, वहां बैठकर कुछ नहीं कर सकते हम लोग, है ना? बाद में आप ग्रेस मार्क्स तो कहते सीबीएसई नहीं देती है, सीबीएसई ओनली अलाउज फॉर लीनियंट चेकिंग। इन सच केसेस सीबीएसई सिर्फ लीनियंट चेक ही करती है। उसमें क्या होता है कि अगर किसी ने हाफ वे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो कहीं एक स्टेप पर आकर उसको सॉल्व नहीं किया, इक्वेशंस फॉर्म कर दिया, थोड़ा बहुत हमने फॉर्मूला लिख दिया, कैलकुलेशंस में क्या गड़बड़ कर दी, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स को इग्नोर कर देते हैं, उसमें लीनियंट ही। उसको आपको कैलकुलेशन के अगर 2 नंबर कटने हैं तो एक या आधा नंबर काट लेंगे। बात समझ में आई? ये सीबीएसई करती है, ग्रेस मार्क्स नहीं देते अब तक तो जो ये पॉलिसीज हैं। बट एज द केस में भी वहां बैठकर बाद में सोचना,
543 हुए हैं मेरे पास. So Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer, losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 deducted for each incorrect, Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? देखो टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ सही थे और उसमें से कुछ गलत थे. टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें से कुछ सही कुछ गलत. ठीक है, तो जो हमारा एक्स एंड वाई होगा वो क्या होगा? लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स या करेक्ट क्वेश्चंस इक्वल टू एक्स. लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस इज इक्वल टू वाई. क्लियर हो गया? ठीक है ना. अब मार्क्स मिले हैं 40. 3 marks for every correct answer, 1 mark lost for every wrong answer. तो कोई बता सकता है इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स क्वेश्चन सही आंसर किए. तुम एमसीक्यू अपने करते हो, अभी तक 9th में भी किए थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. लेकिन अगर 20 एमसीक्यूज में से आपके 16 सही हैं तो कितने मार्क्स मिले आपको? 20 एमसीक्यूज थे. 20 एमसीक्यूज में से आपके 16 एमसीक्यूज सही हैं. कितने मार्क्स स्कोर किए आपने? ये नहीं कह रही, आपके 9th का पेपर कह रही हूँ. 1 mark फॉर ईच क्वेश्चन, 20 एमसीक्यूज होते हैं, है ना सबके. तो प्रैक्टिकली सोचो, आपने 20 एमसीक्यूज में से 16 बिल्कुल सही किए, तुम्हें कितने नंबर मिले? तुम कितने नंबर लगाते हो कि तुम्हें कितने मार्क्स मिले उस पेपर में, सेक्शन ए में? 16, क्योंकि 1 mark फॉर एवरी क्वेश्चन, है ना, और 16 सही है. अब वही मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे एक्स क्वेश्चन सही है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब कितने सही है? एक्स. पर क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3 marks. एक्स क्वेश्चन सही है, पर क्वेश्चन आपको 3 marks मिल रहे हैं. तो कितने मार्क्स मिल जाएंगे उस पेपर में? 3x. लेकिन आपके 9th के सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. वो 4 गलत कुछ नहीं हुआ, बस ठीक है, गलत हो गए, मार्क्स नहीं मिलेंगे. लेकिन यहां पर 1 mark कट रहा है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. अगर मान लो आपकी सीबीएसई ने भी कह दिया कि नहीं 1 mark कटेगा, तो आप क्या कहोगे? ओहो, ये तो -4 हो गया. या जैसे अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करते हो, 3 नंबर है, वहां गलती होगी तो -1 हो जाएगा. उस 3 में से 2 नंबर निकालते हो कि मैंने लास्ट स्टेप लिखा, 3 में से 1 नंबर कट गया, 2 -1 हो गया. 3 -1 हो गया. समझ में आ गई बात? तो 3x इज फॉर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, इतना स्कोर कर लिया. अब आपने 1 mark लूज किया है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. तो y क्वेश्चंस रॉन्ग हुए इंटू 1, इतने मार्क्स माइनस हो जाएंगे. तो कितना आ जाएगा हमारा स्कोर? 3x - y इज इक्वल टू 40. ठीक है, गलती यहां पर क्या होती है कि जो आप ये -1 mark डिडक्टेड है ना, मैं आगे भी अगर पूछूंगी तो काफी बार मुझे आंसर मिल जाता है 3x + y इज 40. इट्स नॉट 3x + y, इट विल बी 3x - y. अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन बनाओ. 4 marks बीन अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. क्या होगा? 4 marks अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. कितने मार्क्स मिल गए? 4x. एंड 2 marks डिडक्टेड. अब कहते हैं नहीं नहीं, 2 नंबर काट लो. एक गलत क्वेश्चन हुआ तो 2 नंबर कट गए. 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो 4 कट गए. 3 गलत हो गए तो 6 कट गए. तो ऐसे ही जब y गलत हुए तो कितने माइनस हो जाएंगे? -2y. और फिर उस बच्चे को मार्क्स मिले 50, कि उतने ही सही उतने ही गलत. लेकिन अगर मैं मार्किंग स्कीम चेंज करके 4 फॉर करेक्ट एंड -2 फॉर रॉन्ग कर दूं, तब उसके मार्क्स बन जाएंगे 50. ये मत समझना मार्क्स बढ़ गए हैं, वो एक इल्यूजन है. क्योंकि अगर बढ़े हैं तो जिनके तुमसे ज्यादा आए हैं उनके भी बढ़ गए हैं. ठीक है, तो प्रोपोर्शनेटली सबके लिए, जिसे हम बोलते हैं कि अगर पेपर मुश्किल आया है तो सबके लिए आया है. अकेला आपके लिए मुश्किल नहीं होगा. अगर एवरेज पेपर है सबके लिए एवरेज है, इजी है सबके लिए है, और मुश्किल है तो सबके लिए. तो ये कैंसिल हो गया. -2x इज -30. x की वैल्यू कितनी आ गई? 15. So put x as 15 here.
सो 3 × 15 माइनस वाई 40, वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। समझ में आ गया ये? लेकिन यहां पर हमें बताना है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स लिखना होगा। देयरफॉर द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, number of wrong answers. Therefore, is equal to 15. Number of wrong answers is equal to 5. And hence, total questions कितने आ जाएंगे? ना फिफ्थ के लिए टाइम है? नहीं, फिफ्थ में कल ही करवाऊंगी आपको, या मंडे को करवाएंगे। सिक्स्थ में लिखा है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, फिक्स है उसकी डायमेंशंस। ठीक है, तो क्या लोगे इन डायमेंशंस को? क्या लोगे? जब मैं कह रही हूं क्या लोगे, तो क्या लोगे? एक्स यूनिट्स एंड वाई यूनिट्स। ठीक है, एरिया क्या हुआ इस रेक्टेंगल का? अगर इस रेक्टेंगल का एरिया बताना है आपको, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ के हिसाब से किसको मल्टीप्लाई करोगे? ब्रेड्थ को, एक्स वाई। ठीक है, ये चीजें हमारे दिमाग में आ गई। अब कहते हैं अगर मैं इस रेक्टेंगल की लेंथ को कितना रिड्यूस कर दूं? 5। लेंथ मैंने 5 कम कर दी, ब्रेड्थ कितनी इंक्रीज की है? 3 से। एरिया कितना कम हो गया? 9। समझ में आ गई बात? है
अब नेक्स्ट कहा गया है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, इफ वी मेक इट x प्लस 3 एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, हम कम कर दें, अब एरिया कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 67। ये बात समझ में आई ना क्वेश्चन में? अब इसको प्रॉपरली लिखेंगे। इंक्रीज किया है, ठीक है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को प्रॉपरली लिखते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल is equal to x units. Let the breadth of the rectangle is equal to y units. एरिया क्या होता है, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। अब हमारा कंडीशन क्या बोलता है कि लेंथ को कम कर दो 5 और ब्रेथ को बता दो 3, एरिया जो है वो कम हो जाएगा 9 से। ये इक्वेशन लिख ली हमने, ठीक है। ऐसे ही when we have length increased by 3 and breadth increased by 2, area increases by 67। इतना समझ में आ गया सबको? ना समझ में आ गया? अब आपने करना क्या है, यही होती है जो मैंने आपको कहा था, इक्वेशंस नॉट एक्सप्लिसिटली इन लीनियर फॉर्म। देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ना, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 वेरिएबल की पावर 1, तो स्क्वायर में आ गया ना, लीनियर तो बना नहीं। तो इसको करना क्या है, आपने ना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 एक्स वाई माइनस 9, ठीक है। इसके बाद सॉल्व नहीं हो रही। देखिए लिखी तो सही है, इसमें कोई मैंने चेंजेस भी नहीं किए हुए, 2 साल से करवा रही हूँ तो आंसर आना चाहिए। कहने के तुम गलती कर रहे हो, देख लो एक बार, ठीक है। तो ये आ गया 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया बेटा? ऐसे दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले में। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। ये आ गया एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 67 प्लस एक्स वाई, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। बताती हूँ, ये आ गया, दो इक्वेशन यही आई है। 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल्स टू 0। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9, लेंथ इज रिड्यूस्ड, ब्रेड्थ इंक्रीज्ड। हम इसको मैंने सीधा माइनस कर दिया, जैसे a माइनस 9 एरिया माइनस 9 इक्वल टू एल बी प्लस 3 है माइनस 5b माइनस 15। फिर देखो, फिर दूसरी क्वेश्चन भी ऐसे बन रही है, उनको सीधा माइनस। सीधा माइनस नहीं करूंगी तुम्हें, अगर सीधा माइनस भी करोगे तो मल्टीप्लाई करके ही करना है। चलो वो भी मैं देखती हूँ, जो तुम कह रहे हो ना वो मैं देखती हूँ एक मिनट। तो अब आ जाओ यहाँ से, राइट। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। मैं एनसीईआरटी में भी चेक कर लेती हूँ, मैंने कुछ गलत ना लिखा हो, बट लगता नहीं है। माइनस कितना आया, ये 183। अब बताओ इसमें क्या गड़बड़, और तुम्हारा वो 55 कैसे आया? रुक जा, मुझे ना एक्चुअली काम हो गया।
अब इसके बाद यहां से आ जाएगा -19y। तुमने 55 कैसे निकाला, पहले तुम मुझे वो बताओ, वो पहली बार मैंने सुना है। प्लस इसको 12 माइनस करेंगे तो -181 आ गया, +181 आ गया, नहीं 171, सॉरी 171 इक्वल्स टू 0। तो 19 -19y -171, तो y की बड़ी अच्छी सी वैल्यू हमारे पास आ गई 9। तुम कैसे कर रहे थे? तुमने वो 55 कैसे निकाला? 155 इक्वल्स टू L माइनस 8 भी निकाल, इसके बाद ठीक है, इतना आ गया। y के बाद अब x की वैल्यू निकालोगे, सो 3x -5 इंटू 9 -6 इक्वल टू 0। 3x -51 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 17। सो लेंथ इज 17, ब्रेड्थ इज 9। तुमने क्या किया? अच्छा, जो तुम्हारी ये फाइनल इक्वेशन बनी है ना, 2 वेरिएबल्स में बनी है ना? अब इसके लिए तुम्हें एक साथ में और चाहिए, तो वो इक्वेशन कौन सी होगी? नहीं बना सकते ना, तो इसलिए इसको माइनस नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया, एरिया वाली 2 इक्वेशंस है ना, उन्हें डायरेक्टली माइनस कर दिया, ये वाली इक्वेशन और इन 2 इक्वेशंस को डायरेक्टली माइनस कर दिया। तो जब आप इन दोनों को माइनस करते हो, आपकी एक्स वाई तो खत्म हो जाती है, लेकिन आपकी 2 इक्वेशंस एक ही इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में बन के आ जाती है। अच्छा, मैंने क्लास में ना रिपीट नहीं किया होगा, वेन एवर यू हैव टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, और आप चाहते हो एक्स एंड वाई की वैल्यूज आए हमारे पास, तो जितने वेरिएबल्स है ना उतनी इक्वेशंस हमें चाहिए होती है टू गेट इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई। तो अगर 3 वेरिएबल्स हैं और आपकी 3 डिफरेंट इक्वेशंस बन रही हैं, ये नहीं कि एक को मल्टीप्लाई किया 2 से और दूसरी इक्वेशन आ गई, 3 डिफरेंट इक्वेशंस बन रही है, आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी ही आएगी। ऐसे ही ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स हैं, सो हाउ मेनी इक्वेशंस डू यू नीड? 4। 4 इक्वेशंस, 4 वेरिएबल्स, बिल्कुल आंसर आएगा हर एक वेरिएबल का। समझ में आ गया? तो जब आप इनको डायरेक्टली माइनस कर रहे हो ना, आपके पास दो, आप ठीक है प्रोडक्ट को आपने डिलीट कर दिया, बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, पर आपकी 2 इक्वेशंस एक के साथ एक ही में बनकर आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए यू नीड पैरेलल वन मोर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अगर तो वो एक बार प्लस कर दो, प्लस करके नहीं होगा, हाँ, तो आपको इनको इंडिविजुअली सॉल्व करना होगा लाइक दिस टू गेट द आंसर। समझ में आ गया? तो हमारे पास आएगी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 17 यूनिट्स, therefore length is 17 units and breadth is 9। ठीक है, और जब आप इसकी लेंथ को बढ़ाते हो, -5 करते हो तो कितना आएगा? 12, और इसको 3 से बढ़ा देते हो, है ना, ये कर रहे हो, ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3, तो 12, 12 इंटू 12 कितना हो गया? 144, यही ना? रिड्यूस बाय 9 तो नहीं हुआ, मैं क्या गलती कर रही हूँ? लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 3, तो 12 इंटू 12 ही हुआ, और 17 9 था, हाँ ठीक तो है, 153। तो एरिया 9 से रिड्यूस हो गया। अब उसके बाद क्या है कि वी हैव लेंथ इंक्रीज्ड बाय 3 विच इज 20 एंड ब्रेड्थ इंक्रीजेस बाय 2 विच इज 11। मल्टीप्लाई करोगे 220 है, तो ये 67 का ही फर्क। बात समझ में आ गई? मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ आंसर, ठीक है ना? आपने जो आंसर निकाला है उसे मैंने क्रॉस चेक किया है। आपको जितनी भी वेरिएबल्स है उतनी इक्वेशंस चाहिए होंगी टू गेट द आंसर। तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स। अच्छा, अब ऐसा है, मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 10, तुम्हें प्रिंट करके दिया होगा? नहीं दिया होगा, हाँ। ये ना डिस्टेंस वाले क्वेश्चन इकट्ठे करवाऊंगी, लिख लो। अगर वर्कशीट है तो उसका मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवा रही हूँ। वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 10 जो पहले में आएगा, 1 says give me 100 friend I shall then become twice as rich as you। तो ये क्वेश्चन है, give me 100 my friend
ठीक है, ये इस तरह से क्यों लिखा जाता था क्वेश्चन, बिकॉज पहले जो गुरुकुल सिस्टम फॉलो किया जाता था वहां पे सिचुएशंस बताई जाती थी। ठीक है, तो दिस इज डायरेक्ट ट्रांसलेशन। ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। आई शेल देन बिकम, तो जो पुराने वाली मैथ्स बुक्स थी ना, वहां पे संस्कृत की वर्सेस में क्वेश्चंस लिखे जा रहे थे कि टू पीपल आर एड्रेसिंग टू ईच अदर एंड द रेस्ट ऑफ देम आर लिसनिंग। तो सबके पास वो नहीं थे, मतलब बुक्स नहीं थी कि आप बुक से रेफर कर रहे हो, तो सिचुएशंस बनाकर आपको क्रिएट करके दी जाती थी ओरली, एंड देन यू बेस्ड ऑन योर हियरिंग यू वुड राइट दीज क्वेश्चंस। तो ये सारी आपको संस्कृत के वर्सेस में मिलेगी अगर बहुत पुरानी बुक्स आप देखोगे, जो कि बहुत ही अब रेयरिटी है मिलनी, और किसी को मिल गई ना तो मतलब वो खजाना है आपको। ठीक है, so I shall become twice as rich as you. The other replies, the other replied, if you give me 10, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. तो ये जो अमाउंट 40 और 170 पे आया तभी आया बिकॉज पहले, बहुत पहले की बात हुआ करती है। ठीक है, राइट। अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है कि देयर आर टू फ्रेंड्स, टू पर्संस कन्वर्सिंग विद ईच अदर, एंड दे से टू फ्रेंड्स है कि गिव मी दिस मच, मेरे पास डबल हो जाएगा, राइट। लेकिन द अदर फ्रेंड सेज यू गिव मी दिस मच, आई विल हैव 6 टाइम्स एज यू हैव राइट नाउ। तो इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं पता कि उनके पास कितने कितनी मनी है, दो फ्रेंड्स के पास। ठीक है, सो लेट द अमाउंट या मनी विद पर्सन ए। देखो क्वेश्चन स्टार्ट ही ये होता है कि हमने किसको क्या दिया, रुपीज एक्स। लेट द अमाउंट बी विद पर्सन ए इज रुपीज एक्स, लेट द अमाउंट विद पर्सन बी इज रुपीज वाई, लेट द अमाउंट विद रुपीज पर्सन बी बी रुपीज वाई। अब बात को समझो, उसने क्या कहा, ये पर्सन ए है पहला वाला, वो कहता है यू गिव मी 100। ठीक है, एक यहां पर एक्स खड़ा है और एक वाई। एक्स ने वाई को कहा मुझे 100 दे दो अपनी पॉकेट में से निकाल कर, तो वाई ने 100 दिया, एक्स के अमाउंट में 100 ऐड हो गया, है ना। तो क्वेश्चन में गलती यहां पर इक्वेशन फॉर्म करने में होती है कि अगर हम एक स्टेप में 100 करते हैं माइनस, तो दूसरे में वो प्लस भी कर रहा है। एक पॉकेट से निकलकर, एक बैग से निकलकर दूसरे बैग में वो 100 गया है, तो एक में -100 हो गया, दूसरे में +100। नाउ दिस अमाउंट, द फर्स्ट वन इज 2 टाइम्स द सेकेंड अमाउंट। आपको ये इक्वेशंस नहीं एक्सप्लेन करनी होती कि ये x + 100 कहां से आया, आपको सिर्फ बताना है x एंड y आपने क्या लिया है, उसके बाद डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये नहीं कहा है कि वी गिव 100, वो इनिशियल स्टेप्स है, तो x y विल हैव y - 100, x विल हैव x + 100। नाउ x + 100 इज 2 × y - 100। अब ऐसी दूसरी बता सकते हो क्या होगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो y ने क्या कहा, पर्सन b ने क्या कहा, गिव मी 10, है ना। तो कहा माइनस होगा, कौन दे रहा है, y कह रहा है x को गिव मी 10, तो कौन दे रहा है, x दे रहा है, कितना 10, y में कितना ऐड हो गया 10, और कहते हैं अब जो y के पास अमाउंट है वो 6 टाइम्स हो गया। ठीक है ना, तो इफ समबडी सेज तू 100 दे, वो कहता नहीं तुम 100 छोड़ो, गिव मी 10, मेरे पास तो 6 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात है, दैट यू आर आस्किंग अ बिगर अमाउंट, आई एम आस्किंग फॉर अ स्मॉलर अमाउंट, बट स्टिल आई वुड बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू विल बी। तो ये दो इक्वेशंस बन गई दो वेरिएबल्स में, तो ये मेरे पास आ जाएगा x + 100 इज इक्वल टू 2y - 200, तो x - 2y + 300 इक्वल्स टू 0, और यहाँ आ जाएगा 6x - 60 इक्वल्स टू y + 10, तो 6x - y - 70 इक्वल्स टू 0। इसे भी मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 6x - 12y + 1800 इक्वल्स टू 0, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया।
तो यहां से आ जाएगा -y + 12। देखो अब हमारा फोकस ना इक्वेशन फॉर्म करने में है। ये मेथड आप करते हो तो सॉल्व हो ही जाएगा, इसमें गलती ढूंढ रहे हो लेकिन इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, अपनी कैलकुलेशंस में इक्वेशंस में गलती ढूंढते हो, सॉल्विंग में गलती देख रहे हो, लेकिन इस पे ये नहीं कह रहे हो कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया, अब ये कैसे हो गया, मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैम ये 6 कहाँ से आया, इसको 6 से क्यों किया, उसको क्यों नहीं कर दिया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 170, है ना। y की वैल्यू वुड बी 170। सो अमाउंट विद पर्सन इज ₹170। So x -340 + 300 = 0। तो x के पास कितना आ जाएगा 40। x कितना हो जाएगा 40। क्लियर हो गया। यहीं तक काम करवाऊंगी और इक्वेशंस नहीं करवा रही हूँ, पर इसको देख लो। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे therefore the money with person A is ₹40, the money with person B is ₹170। तो अगर ये अपने में से 100 दे देता है तो इसके पास रह जाएगा 70 और ये हो जाएगा 140, डबल हो गया ना। लेकिन अगर ये सिर्फ उसको 10 दे दे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 180, 6 टाइम्स। समझ में आ गया। तो जो भी क्वेश्चन कर रहे हो ना उसको वेरीफाई जरूर करना, क्वेश्चन समझ में भी आना शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया इतना। अच्छा आज इतना ही करवा रही हूँ, स्टेटमेंट ज्यादा करवा रही है क्योंकि डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस और टाइम और वर्क वाले क्वेश्चंस इकट्ठे करवाऊंगी।